हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन या संधारित्रों का समूहन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों के संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना। यानी कि हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, कंडेंसर हैं, दो या दो से अधिक, उनको हम आपस में जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। अब सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर दो या दो से अधिक कंडेंसर है, संधारित्र है, तो उसको हम क्यों जोड़ते हैं, यानी कि हम संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं, सबसे पहले हमको यह समझना है। फिर हम देखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे आवश्यकता है ऐसे दो संधारित्र का जिनमें से एक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड हो और दूसरे की धारिता 4 माइक्रोफेरेड हो, लेकिन मेरे पास इस धारिताओं का संधारित्र नहीं है, बल्कि मेरे पास जो कंडेंसर है, जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, उसकी धारिता है 2 माइक्रोफेरेड। और 2 माइक्रोफेरेड के मेरे पास दो संधारित्र है। जरूरत मुझे किसका है? 1 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड का, लेकिन मेरे पास है क्या? 2 माइक्रोफेरेड का। अब ये जो 2 माइक्रोफेरेड का दो कैपेसिटर है, दो कंडेंसर है, उससे मुझे कितना प्राप्त करना है? 1 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र बनाना है। तो मैं बना सकता हूं। अब कैसे बनाएंगे? ये जो 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, इसको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कंडेंसर इस प्रकार से रहता है, ये कंडेंसर है और इसमें दो वायर निकला हुआ है। ये दूसरा कंडेंसर है, यहां भी दो वायर निकला हुआ है इस प्रकार से। ये जो दो कंडेंसर है, इसकी धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफेरेड है, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 1 माइक्रोफेरेड या फिर 4 माइक्रोफेरेड। अब इसको मैं कितने प्रकार से जोड़ सकता हूं? देखो, एक तरीका तो ये है। पहला तरीका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। इसको हम आपस में जोड़ दिए। इन्हीं दोनों संधारित्रों को हम दूसरे प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। दूसरे प्रकार से कैसे जोड़ेंगे? देखो, ये हो गया पहला संधारित्र और ये हो गया दूसरा संधारित्र। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये मतलब अगर हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र है तो उनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये जो क्रम है जोड़ने का, ये कहलाता है श्रेणी क्रम। ये क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम और ये कहलाता है समांतर क्रम। तो ये जो 2 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जब व्यंजक निकालेंगे दोनों का, तब हमको पता चलेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है कि बढ़ती है। इसी प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ें तो धारिता बढ़ेगी कि घटेगी। देखो, ये 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड है। अगर हम 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। एक तरीका तो ये है कि हम दोनों को जोड़ करके 4 माइक्रोफेरेड धारिता का हम संधारित्र बना सकते हैं। हमको एक भी चाहिए। अब 1 माइक्रोफेरेड धारिता बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये 2 माइक्रोफेरेड का है तो इसको लिख लो 1/2। ये 2 माइक्रोफेरेड, इसको लिख लेते हैं 1/2। तो 1/2 और 1/2 को हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका ये हो गया।
तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र हैं और उसकी धारिता को हमको कम करना है या फिर बढ़ाना है, तो उसको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। मतलब सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन करने से जो परिणामी धारिता है वो या तो कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। मतलब अगर हमको आवश्यक धारिता का संधारित्र बनाना है, आवश्यक धारिता का जितनी हमको आवश्यकता है उस धारिता का अगर हमको संधारित्र बनाना है, तो इसके लिए हम संधारित्रों को या तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को एक साथ देख रहे हैं, और इसका कारण ये है कि दोनों को हम एक साथ देखेंगे, दोनों की तुलना करते जाएंगे। और तुलना करना याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा और समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ये एक संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, ये तीसरा संधारित्र हो गया। इसी प्रकार से बहुत से संधारित्र हो सकते हैं। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, ये पहले संधारित्र का ये दूसरा प्लेट है, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिए। इसको समझते जाना तो आराम से लिख सकते हो। जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, और यही क्रम लगातार चलता रहे। अगला क्रम क्या होगा, तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ेंगे। यही क्रम चलता रहेगा जितने संधारित्रों को हमको जोड़ना है। और अंत में ये जो अंतिम संधारित्र है, इसके दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को आवेश दिया जाए, तब इस संयोजन को हम कहते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या किए, जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ दिया जाए, और यही क्रम चलता रहे, तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ करके पहले संधारित्र के पहले प्लेट को आवेश दिया जाए, तब इस संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं, ये एक संधारित्र हो गया, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये दूसरा संधारित्र हो गया, ये तीसरा संधारित्र हो गया। इसी प्रकार से आप जितने चाहे संधारित्र ले सकते हो। सभी संधारित्र के पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए। मान लो ये बिंदु ए है, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को भी बिंदु ए से जोड़ दिए, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को भी इसी बिंदु से जोड़ दिए, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को भी इसी बिंदु से जोड़ दिए। यानी कि हम सभी संधारित्र के पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिए। इसी प्रकार से सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देना है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु बी। सभी संधारित्र के दूसरे प्लेटों को हम बिंदु बी पर जोड़ दिए, फिर बिंदु बी का संबंध हम पृथ्वी से कर दिए, और ये जो पहला बिंदु है इसको आवेश दे दिए। तब इस संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। चलिए अब हम लिख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है।
संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन अगर आएगा तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या किए, जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए और यही क्रम चलता रहे मतलब चौथा जोड़ना है तो फिर से ऐसा ही आपको जोड़ते जाना है। तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो हो गया संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो एक रास्ता और भी है। देखो ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं। शब्द में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लेट का संबंध जो है अगले संधारित्र के पहले प्लेट से कर रहे हैं। इसी को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट का संबंध अगले संधारित्र के पहले प्लेट से कर दिया जाए तो इसमें फिर पहला दूसरा तीसरा कहने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन रूप से हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को उसके अगले संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं। देखो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेटों को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए। अगले संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाए। तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। पृथ्वी से कर दिया जाए
तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब परिभाषा तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अगर ये समझ में आ रहा है तो। अगर हम क्रम से कहें तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़े हैं, फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़े हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं, यदि प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेटों को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, और करना क्या है, ये जो अंतिम संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से करना है, तब ये जो संयोजन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम कहते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, यहां से देखो, इसमें हम क्या किए हैं, सभी संधारित्र के पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु पर और उनके दूसरे प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए और दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, तब इस संयोजन को, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यदि सभी संधारित्रों के पहले प्लेटों को, यदि सभी संधारित्रों के पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़कर, किसी दूसरे बिंदु पर जोड़कर दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। अब हमको दोनों ही स्थिति में तुल्य धारिता यानी कि परिणामी धारिता का व्यंजक निकालना है। तो चलिए अब हम देखते हैं तुल्य धारिता या फिर परिणामी धारिता का व्यंजक। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक। यहाँ पर हम 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं हम मान लेते हैं। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। तो माना कि C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। माना कि C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहले समझो। जब हम पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस क्यू आवेश आ गया। जैसे ही हम पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, उसके दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ये तो हम पढ़े हैं संधारित्र के सिद्धांत में कि जैसे ही हम पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, उसके दूसरे प्लेट के
निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश से प्रेरित हो जाता है। अब चूंकि इस दूसरे प्लेट का संबंध जो है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये कहाँ चला जाएगा, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में, मतलब यहाँ आ गया प्लस क्यू। अब अगर हम दूसरे संधारित्र की बात करें तो फिर से वही प्रक्रिया होगी। जैसे ही दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में प्लस क्यू आएगा, इसके निकटवर्ती तल पर आ जाएगा माइनस क्यू और दूरवर्ती तल पर आ जाएगा प्लस क्यू। अब ये जो दूसरा प्लेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, मतलब ये प्लस क्यू चला जाएगा पहले प्लेट में। यही क्रिया चलती रहेगी। जब हम अंतिम संधारित्र की बात करते हैं तो जैसे ही अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू और दूरवर्ती पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा। अब इसका संबंध पृथ्वी से है, तो ये जो अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हुआ है ये चला जाएगा कहाँ, पृथ्वी पर चला जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक संधारित्र की बात करें तो प्रत्येक संधारित्र में क्या किया बचा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू चला गया पृथ्वी में। जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पर, दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब क्या हुआ, ये जो दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है तो ये प्लस क्यू चला जाएगा दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में। चूंकि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है। अतः प्रेरित प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में चला जाता है, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में चला जाता है। यही क्रिया जुड़े हुए सभी संधारित्रों में होगी, यही क्रिया जुड़े हुए सभी संधारित्रों में होती चली जाएगी, सभी संधारित्रों में होती चली जाएगी। क्योंकि अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से है, चूंकि अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से है, अतः प्रेरित प्लस क्यू आवेश
पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थात सभी संधारित्र में क्या क्या आवेश रहेगा? पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। इस प्रकार सभी संधारित्रों के पहले प्लेट पर सभी संधारित्रों के पहले प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। ये तो हो गया थ्योरी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, और इसको लिखना बहुत आसान है अगर यहाँ पर का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, सबसे पहले हम क्या किए, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिए, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हुआ। क्योंकि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, तो ये जो प्रेरित प्लस क्यू आवेश है वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में चला गया, और यही क्रिया आगे बढ़ते जाएगी। जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं सब में यही क्रिया आगे बढ़ते जाएगी। अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसका संबंध पृथ्वी से है, तो इसमें जो प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है वो संपूर्ण प्लस क्यू आवेश चला जाता है पृथ्वी में। इस प्रकार सभी संधारित्रों के पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। अब यहां ध्यान दो, सभी संधारित्रों के लिए आवेश एक समान है। हमको व्यंजक किसका निकालना है? हमको व्यंजक निकालना है धारिता का, और धारिता का संकेत होता है C, और C इक्वल होता है Q/V। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि व्यंजक हमको निकालना है धारिता का। धारिता का संकेत होता है C और सूत्र होता है Q/V। तो अगर हमको C का मान निकालना है तो हमारे पास Q का मान होना चाहिए और V का मान। तो ये जो जितने भी हमारे पास संधारित्र हैं उन सब में आवेश Q का मान एक समान है। आप किसी भी संधारित्र को देख लो, उसको दिया गया आवेश Q ही है। अब V का मतलब होता है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ये पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर है, और यहां से हम निकाल सकते हैं दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। मतलब ये हो जाएगा, मान लो V1 मान लिया, और यहां से यहां तक का जो विभवांतर है दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये हो जाएगा V2। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर हम V3 मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है। संधारित्र को दिया गया आवेश एक समान है, लेकिन उसके प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है अलग अलग है। ये आपको समझना है। दोनों ये जो व्यंजक पढ़ेंगे दोनों का, इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है, तब बहुत ही ईजी है। फिर हम मान लिए हैं, माना कि C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर पहले संधारित्र के लिए
पहले संधारित्र के लिए विभवांतर हम मान लेते हैं V1 है, तो ये C इक्वल Q भी है, तो यहाँ से आप V इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा Q अपान C। तो देखो Q मतलब दिया गया आवेश और C का मतलब है धारिता। तो पहले संधारित्र के लिए आवेश है Q और धारिता है C1, तो ये हो गया पहले संधारित्र के लिए विभवांतर V1 इक्वल Q अपान C1। इसी प्रकार से दूसरे एवं तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर, दूसरे एवं तीसरे संधारित्रों का विभवांतर, अगर हम दूसरे संधारित्र के लिए कहेंगे तो V2 बराबर, इसको भी दिया गया आवेश तो Q ही है लेकिन इसकी धारिता है C2। अगर हम तीसरे संधारित्र के लिए कहें तो उसका विभवांतर V3 बराबर, इसको भी दिया गया आवेश Q ही है लेकिन धारिता है C3। तो अगर हम कुल विभवांतर कहें, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस श्रेणी का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर निकालने के लिए हम V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों किए? क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, पहले पढ़े हैं, विभव अदिश राशि होती है और इसका परिणामी निकालने के लिए हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये V बराबर हमारे पास आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। मान को रख दीजिए, V1 का मान है Q अपान C1, V2 का मान है Q अपान C2 और V3 का मान है Q अपान C3। यहाँ से Q कॉमन निकल रहा है, Q कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये V इक्वल Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसको हम लिख सकते हैं V अपान Q इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो हमारे पास क्या आ गया, V अपान Q इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये Q अपान V C के बराबर है, तो ये V अपान Q है। V अपान Q कहोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान C। यदि संयोजन की कुल धारिता, यदि संयोजन की कुल धारिता या परिणामी धारिता C हो तो इसको हम लिख सकते हैं V अपान Q के जगह में 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता या फिर परिणामी धारिता का व्यंजक। क्या आया? श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ये उल्टा है ना, 1 अपान C1 मतलब धारिता का व्युत्क्रम है, तो धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। यहां से निष्कर्ष निकल रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। और चूंकि ये व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता जो है कम हो जाती है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता कम हो जाती है, तुल्य धारिता कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको धारिता को कम करना है, मान लो हमारे पास 2 या 2 से अधिक संधारित्र हैं और हमको कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन सभी संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। चलिए अब हम देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। परिभाषा तो पढ़ चुके हैं, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जब सभी संधारित्र के पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु पर और दूसरे प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए और दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, तब उस संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें होता क्या है, जब हम बिंदु A को +Q आवेश देते हैं तो यहां से देखो, यहां से 3 रास्ता है, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ आवेश इधर जाएगा। मान लो पहले संधारित्र में गया +Q1, यहाँ गया Q1 आवेश, यहाँ गया Q2 आवेश और तीसरे संधारित्र में गया Q3 आवेश। दोनों के अंतर को समझना। श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, पहले संधारित्र को हम जितना आवेश दिए थे उतना ही आवेश दूसरे संधारित्र में भी था, उतना ही आवेश तीसरे संधारित्र में भी था। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का जो आवेश है वो एक समान था। लेकिन समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं तो आवेश एक समान नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये एक पाइप है और यहाँ से पानी जो है प्रवाहित हो रहा है। अगर इसी पाइप को हम लंबा कर दें और ये पाइप A है, ये पाइप B है, ये पाइप C है, 3 ठो पाइप को हम जोड़ दिए ना। कैसे जोड़े हैं, सीधा जोड़ दिए। अब A से और B से और C से कितना पानी जाएगा बोलेंगे तो बराबर पानी जाएगा। लेकिन अगर हम इसी पाइप को, ये देखो ये पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है, इसको हम 3 ठो पाइप से जोड़ दिए। ये पाइप A है, फिर ये पाइप B है और ये पाइप C है, मान लो ऐसा जोड़ दिए। देखो अब क्या होगा, यहां पर जो पानी बह रहा है वो पानी जो है पाइप A से भी जाएगा, B से भी जाएगा और C से भी जाएगा। लेकिन A, B और C से बहने वाली जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग होगा ना। यहाँ पर तीनों पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा एक समान है क्योंकि श्रेणी क्रम में। यहाँ पर तीनों पाइप से बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो अलग अलग होगा। ये पाइप पतला है तो यहाँ से कम पानी जाएगा, पानी जाएगा लेकिन कम जाएगा। लेकिन यहाँ देखो C पाइप जो है मोटा दिख रहा है, मतलब यहाँ से ज्यादा पानी जाएगा। उसी प्रकार से जब हम ये बिंदु A पर +Q आवेश दे रहे हैं तो किस संधारित्र में से कितना आवेश जाएगा ये डिपेंड करता है उसकी धारिता पे। पहले संधारित्र से Q1, दूसरे संधारित्र से Q2 और तीसरे संधारित्र से Q3 आवेश प्रवाहित होता है मान रहे हैं, तो ये जो आवेश की मात्रा है ये डिपेंड करेगा इन संधारित्रों के धारिताओं पर। मतलब जैसे हम बिंदु A पर +Q आवेश देंगे, इनकी धारिताओं के अनुपात में इनमें से आवेश प्रवाहित होगा। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी संधारित्रों को दिया गया आवेश Q का मान एक समान होता है क्योंकि हमको धारिता C निकालना है ना, और धारिता C का मान Q/V होता है। तो इसमें सभी संधारित्रों को दिया गया आवेश एक समान था, लेकिन यहाँ पर आवेश का मान अलग अलग है। पहले संधारित्र के लिए Q1 है, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 है
तीसरे संधारित्र के लिए Q3 है। तो ये जो आवेश Q बराबर, इसके बराबर आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये V का मतलब प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर। देखो, अगर हम पहले संधारित्र के लिए कहें तो ये भी बिंदु A और बिंदु B से जुड़ा हुआ है। यहां से देखो, इसके लिए भी बिंदु A है और बिंदु B है। मतलब हम पहले संधारित्र के लिए कहेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? A और B के बीच का विभवांतर। दूसरे संधारित्र के लिए कहोगे तो इसके लिए भी बिंदु A ही है और बिंदु B भी है। मतलब दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर भी क्या होगा? A और B के बीच का विभवांतर। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र का विभवांतर भी कितना होगा कहेंगे तो A और B के बीच का विभवांतर। मतलब अगर हम समांतर क्रम में संयोजित किए हैं तो सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर एक समान होगा। ये विभवांतर जो है एक समान होगा। मतलब इसका जो व्यंजक निकालना है वो कहाँ निकलेगा? Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से। ये श्रेणी क्रम कहां से निकला था? धारिता C बराबर Q अपान V, क्योंकि सबके लिए आवेश एक समान था, लेकिन यहां पर बिंदु अलग अलग है। पहले संधारित्र के लिए दो बिंदु अलग है, दूसरे संधारित्र के लिए दो बिंदु अलग है, तीसरे संधारित्र के लिए दो बिंदु अलग अलग है। मतलब यहां पर संधारित्रों का विभवांतर अलग अलग था। तो हम क्या निकाले? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो इस व्यंजक को आप कभी भी नहीं भूलोगे। श्रेणी क्रम में हमको निकालना पड़ता है V1 V2 V3। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी के लिए दो बिंदु जो है अलग अलग होते हैं और दिया गया आवेश एक समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में हमको निकालना पड़ता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि यहां पर संधारित्रों को मिलने वाला आवेश अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर जो है एक समान होता है। विभवांतर एक समान क्यों होता है? क्योंकि सभी संधारित्र के लिए दोनों बिंदु एक समान है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक। माना कि C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो धारिताओं के अनुपात में संधारित्रों में से आवेश प्रवाहित होता है। तो धारिताओं के अनुपात में तीनों संधारित्रों से Q1 Q2 Q3 आवेश प्रवाहित होता है। जब हम बिंदु A पर प्लस Q आवेश देते हैं तो पहले संधारित्र में से Q1, दूसरे में से Q2 और तीसरे में से Q3 आवेश प्रवाहित हो रहा है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इन संधारित्रों के धारिताओं में। इसलिए हम कहते हैं कि धारिताओं के अनुपात में इनमें से आवेश प्रवाहित होता है। तो अगर हम Q1 बराबर कहें, यहां से निकाल लो, C इक्वल सूत्र होता है Q अपान V। तो Q इक्वल हो जाएगा C इंटू V। तो पहले संधारित्र के लिए हम Q1 माने हैं, तो इसकी धारिता कितना है? इसका C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का हम माने हैं C3। तो पहले संधारित्र के लिए आवेश Q1 बराबर हो जाएगा धारिता C1 और विभवांतर मान लेते हैं V है, क्योंकि विभवांतर तो एक समान है। दूसरे के लिए कहोगे तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। तीसरे संधारित्र के लिए कहेंगे तो Q3 बराबर C3V।
क्योंकि विभवांतर एक समान है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कुल आवेश, संयोजन का कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान को रख दीजिए C1V प्लस C2V प्लस C3V। भी कॉमन निकल रहा है तो ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया Q इक्वल भी C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको हम लिख सकते हैं Q अपान भी इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपान भी मतलब देखो, Q अपान भी मतलब C। अगर हम ये मान लें कि इस संयोजन की तुल्य धारिता C है, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C है, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो ये जो Q अपान भी है वहां पर रख सकते हैं C। तो C इक्वल आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो सभी धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। इसमें व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर आया था, यहाँ पर केवल योगफल के बराबर होता है। तो योगफल के बराबर हो रहा है मतलब अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता या परिणामी धारिता बढ़ जाती है। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सभी धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। सभी धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात समांतर क्रम संयोजन से तुल्य धारिता बढ़ जाती है। मतलब अगर हमको धारिता को बढ़ाना है तो उन संधारित्रों को हमको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, और अगर हमको धारिता को कम करना है तो हमको संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। तो ये हो गया संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी देखेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछता है।